हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच देखो यहाँ पर ये दिया गया है 4 + 3i sin थीटा अपॉन में क्या है 1 - 2i sin थीटा। मतलब ये जो है ना, अगर ये प्योरली रियल है तो फिर हमें यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझिएगा कि प्योरली रियल का मतलब क्या होता है। चलो आप लोगों को बताती हूँ। देखो, जैसे कि एक तो होता है बच्चों प्योरली रियल और दूसरा क्या होता है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, दोनों का मीनिंग आप लोग समझ लीजिएगा। देखो, नाम से ही आपको समझ में आएगा। प्योरली रियल मतलब क्या, जिसमें बस रियल नंबर ही हो। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, ऐसे होता है ना कि z विच इज इक्वल टू a + bi, ऐसे करके होता है, जिसमें ये है हमारा रियल पार्ट और ये क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर बात की गई है प्योरली रियल की, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो कि नहीं? यानी देखो, प्योरली रियल मतलब क्या, देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, जैसे बस इसमें रियल पार्ट होगा और ये जो है ना इमेजिनरी पार्ट, ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्योरली रियल में होता क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है प्योरली इमेजिनरी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट क्या हो, 0 हो। देखो, प्योरली रियल में हमने क्या देखा था कि इमेजिनरी पार्ट 0 होता था। अभी प्योरली इमेजिनरी में क्या होगा कि जो रियल पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा, z विच इज इक्वल टू, ये जो रियल पार्ट है ये 0 रहेगा, बाकी जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो रहेगा ही। यानी प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है बच्चों, जो हमारा रियल पार्ट है ना, देखो I फॉर इमेजिनरी पार्ट, R फॉर क्या होता है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इसमें क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो इसमें क्या बोला गया था कि अगर ये प्योरली रियल है तो फिर हमें ये थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो समझते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन और फिर हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या दिया गया है, 4, अच्छा रुको, यहाँ पर हम लोग इसको z मान लेते हैं, है ना। पहले तो इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट z विच इज इक्वल टू 4 + 3i sin थीटा, फिर नीचे क्या आएगा बताती हूँ, 1 - 2i sin थीटा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे होगा, चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ रहता है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल था ना, जो डिनोमिनेटर रहता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने का। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। देखिएगा, 4 + 3i sin थीटा और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, नीचे 1 - 2i sin थीटा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे हम लोग। किसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 1 - 2i sin थीटा बराबर। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सोचिए जब तक मैं ये लिखती हूँ। देखिए, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो बताइएगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। तो देखो, जिसके साथ i ना हो वो होता है रियल पार्ट और जिसके साथ i हो वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो देखो, इसके साथ i है, यानी कि ये क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसके साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, यानी माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा कुछ यूं, और फिर नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2i और यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों sin थीटा। ठीक है, चलो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। पहले हम इनको साथ में लिखते हैं, 4 + 3i sin थीटा और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, तो इसको भी एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। सिंपल है, देखिएगा आपको सारी चीज समझ में आएंगी, बस ध्यान से देखते रहो। फिर नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा, यानी कि 1 - 2i sin थीटा एंड यहाँ पर दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिएगा 1 + 2i sin थीटा। ठीक, चलो अभी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा।
इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर इसका भी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4 का मल्टीप्लाई 2i sin थीटा में करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 सा क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, उसके बाद i और फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों sin थीटा, फिर 3i sin थीटा का मल्टीप्लाई इन दोनों में हम करेंगे तो 3i sin थीटा इंटू 1 करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 3i sin थीटा, और फिर उसके बाद 3i sin थीटा का मल्टीप्लाई 2i sin थीटा में करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 3 2 सा क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, i इंटू आई करने पे क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आ जाइए अब नीचे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, देखो ये वाला आप सभी लोग जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो देखो यहाँ पर क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इन दोनों के प्लेस पर क्या मैं ये लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो चलो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 क्या है बच्चों ए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 स्क्वायर, फिर माइनस बी यहाँ पर क्या है ये बी है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कुछ यूं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, तो 4 को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर देखिए 8i sin थीटा प्लस 3i sin थीटा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 8 3 कितना होता है 11, यहाँ पे हो जाएगा 11i sin थीटा, और फिर यहाँ पर क्या है बच्चों देखो 6 और i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया -1 करके लिख दिया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। वन का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो -2 का, देखो अभी हम क्या करने वाले, ये जो ब्रैकेट है ना इसको हटाएंगे तो स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर जो है वो हर एक टर्म के ऊपर आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 4, आई का स्क्वायर करने पे आई स्क्वायर ही होता है, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा, चलो सोच लेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने 4 + 11i sin थीटा प्लस 6 इंटू माइनस करने पे 6 इंटू -1 करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, -6 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे लिख देंगे 1। देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों -1, तो -4 इंटू -1 मिल करके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये जो है ना आई किस में है बताओ, ये देखो इसमें आई है, बाकी इसमें आई नहीं है ना, तो जो आई वाला है ना बच्चों उसको हम अलग करते हैं, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें ना थीटा का वैल्यू निकालना है, तो जब हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करेंगे तब जाके ये जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है ना इसका हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, आगे आने दो, मुझे लिखने दो पहले, तब समझ जाओगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखिए z विच इज इक्वल टू 4, और फिर इसको लिखते हैं 4 लिखा मैंने, उसके बाद देखो मैं ना इसको इधर लिखूंगी इसको इधर, तो मैंने इसको इसके पास ले लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे क्या देखो बच्चों 11i sin थीटा, तो ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है ना इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे लास्ट में भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा जानते हो, मैंने यहाँ पे लिखा 11, फिर यहाँ पे लिखा साइन थीटा, और ये जो आई था ना उसको यहाँ पर लिख दिया, फिर नीचे जो है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, यानी कि 1 - 4 साइन स्क्वायर, 1 माइनस नहीं है एक्चुअली ये 4 है, राइट, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, राइट। चलो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो एक बात आप जानते हो, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है a + b/c, ठीक है, तो इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये जो c है ना ये दोनों के डिनोमिनेटर में हम ले सकते हैं, यानी कि a/c, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर हम लिख सकते हैं इसको b/c, दोनों का मीनिंग क्या होगा सेम ही होगा। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले, देखो इसके अपॉन में, इन दोनों के अपॉन में इसको लिखेंगे, फिर इसके अपॉन में इसको लिखेंगे, ठीक है, तभी जाके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे अलग हो पाएंगे, ओके।
क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप इसको वापस से सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक, फिर यहाँ पर देखिएगा प्लस का साइन, फिर मैंने क्या किया, इसको लिखा 11 साइन थीटा, और इसके अपॉन में मैंने इसको लिख दिया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और बात बताऊं, ये जो आई था ना, मैंने इसको बाहर निकाल करके लिख दिया। ऐसा मैं कर सकती हूँ क्योंकि जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो आई फिर से इसके पास आ जाएगा। ओके, चलो अभी देखते हैं। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो जिसमें आई है वो है इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आई नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट। तो बताओ यहाँ पे रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, चलो इतना बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद ये जो कंडीशन दी गई थी ना, उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया था कि सिंस z इज, z मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ये पूरा, ठीक है, इसी की बात की जा रही थी। z इज प्योरली रियल, राइट, प्योरली रियल। तो प्योरली रियल में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था ना कुछ देर पहले, उसको आप ना नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है, बाद में भूल सकते हो। इसके लिए देखो सिंपल है, प्योरली रियल मतलब क्या, बस उसमें रियल नंबर ही होना चाहिए, बाकी इमेजिनरी नंबर 0 होना चाहिए। और प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या, जिसमें बस इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, रियल नंबर गायब होना चाहिए, सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे जो प्योरली रियल का मतलब क्या, कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। समझे, खाली बस रियल वाला होगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ये होती है कंडीशन, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब हम इसी का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल टू 0। तो बताइए z का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बच्चों, ये है ना इमेजिनरी पार्ट, राइट, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो मैं क्या करूंगी, इसके प्लेस पर ना इसको लिखूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ लिख देते हैं। तो 11 साइन थीटा, फिर नीचे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। समझे, ये आई को मत लिखिएगा, विच इज इक्वल टू 0। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर मिलेगा आप लोगों को। तो देखो अगर मैं ये पूरे को इस साइड लेकर के जाऊंगी, आप सभी जानते हो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, यानी 0 में आप किसी चीज का भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो 0 ही आता है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 0 में करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी जानते हो, यहाँ पर मैंने साइन थीटा लिख दिया, और इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 0 में करूंगी तो 0 आएगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा ये जो 11 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा होगा, साइन थीटा यही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0/11। तो ये भी आप जानते हो 0/11 मतलब क्या, 0 ही आएगा, यानी कि साइन थीटा जो है ना, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल आया बच्चों, 0 के इक्वल आया। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हमें यहाँ पर किसका वैल्यू बताना था, थीटा का वैल्यू बताना था। ठीक, और यहाँ पर साइन थीटा हमें क्या मिला है, 0। अब थीटा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो पहली बात तो साइन का टेबल आप लोगों को याद होगा, जो साइन ये होता है साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री पे कितना होता है, जैसे कि 0 डिग्री पे साइन थीटा क्या होता है बच्चों, 0। मतलब ये कब कब 0 होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो जो साइन है ना वो कब कब 0 हो सकता है, एक तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने साइन 0 डिग्री आपसे पूछा तो फिर इसका आंसर आप मुझे क्या बताओगे, साइन 0, वो टेबल आपको याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, उसी में से मैं आपको समझा रही हूँ, सुनो ध्यान से। साइन 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है, बराबर। और ये कब कब 0 होता है, तो मैं बता रही हूँ आपको, शायद आप भूल गए होंगे, पर चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। देखो एक तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। फिर साइन 360 डिग्री भी क्या होता है, 0 होता है। फिर साइन 360 के बाद इसमें और 180 जोड़ेंगे, तो मतलब 180 आप जोड़ते जाइए, तो 360 हो गया। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, 360 में और 180 हम जोड़ेंगे तो 720 होगा क्या, ना 0, 8 से कितना होता है, मतलब 540। ठीक है, साइन 540 डिग्री भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है, राइट। उसी तरीके जैसे ये मैं प्लस में जा रही हूँ ना, वैसे ही अगर आप माइनस में जाओगे, यानी कि अगर मैंने पूछा कि साइन -180 डिग्री कितना होता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 0। यानी कि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, देखो आपको ये सारे वैल्यूज याद नहीं होंगे, बस आपको ये चीज याद होगा,
बाकी ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, सुनिए, साइन जो है वो कब कब जीरो होता है, एक तो 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद 180 के जो भी मल्टीपल्स रहेंगे ना, जैसे कि 180, फिर 360, 540, 720, 1080 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप माइनस में जाओगे, -360, -180, -540, ठीक है। तो ये सभी पे क्या होता है, जो हमारा साइन है ना वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। यानी कि थीटा के वैल्यूज देखो ये सभी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी, सब के सब थीटा के वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि ये जो 180 है ना, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई करके लिख सकते हैं। 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। ये जो 540 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 पाई करके लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब 720 डिग्री आएगा तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, 4 पाई लिख पाएंगे। वैसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 5 पाई, ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैं ये 0 डिग्री की बात करूं, है ना, आपने बोला ये सब तो दिखा दिया, लेकिन इसको भी तो दिखाओ, इसको रेडियन में हम क्या बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिए, ये जो 0 डिग्री है ना, ये रेडियन में क्या होता है, 0 ही होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 × पाई करके, क्योंकि 0 × पाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी अभी इसको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था। आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ, रुको। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से माइनस में भी हो सकता है, -π, -2 पाई ऐसे करके। ओके, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं कि थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है, थीटा का वैल्यू जो है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी कि इंटीजर नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। देखो इंटीजर में क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, प्लस भी आते हैं और 0 भी आता है, राइट। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो n × पाई। n का मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जहां पर ये जो n है ना, n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। देखो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, नंबर आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, जैसे कि 1 2 3 4। जैसे कि देखो ये जो है ना, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, 1 × पाई। तो देखो 1 × पाई बराबर, ये 1 हो जाएगा, 1 × पाई, तो ये आएगा। फिर इसके प्लेस पे 2 भी हो सकता है, तो 2 × पाई देखो यहाँ पर। फिर 3 भी हो सकता है, 3 × पाई, फिर 4 × पाई। इसी तरीके से माइनस में भी हो सकता है, -1 × पाई, तो -पाई आएगा, -2 × पाई, तो वो आएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, देखो इसकी जगह पे 0 भी हो सकता है, तो 0 × पाई करने पे क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमें यही चीज बताना था ना, देखो हमने बता दिया। तो थीटा के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं बताइए। तो ये हो सकता है, हमने पूरा बता दिया है, n × पाई, जहां पर n किसको बिलोंग करेगा, तो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है और काफी इजी था। ओके, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। आप बोलेंगे एग्जाम में हमें कैसे इतने सारे वैल्यूज याद रहेंगे, तो चिंता मत कीजिए। आप लोग एक बार ना, मतलब देखो मैंने इसका तरीका आपको बता दिया कि 180 का मल्टीपल जो भी रहेगा ना, वहां पर साइन थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। चाहिए तो कहीं पे लिख करके रख लो या फिर अपने दिमाग में ही बिठा करके रखो। ओके, मतलब 180 तक तो आप याद कर ही लो सारे वैल्यूज को, 0 से लेकर के 180। चलिए देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर z विच इज इक्वल टू क्या है 3 + 5i, तो फिर हमें क्या करना है, z बार और -z, फिर -z बार, इन सभी को आर्गन्स डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए हम समझते हैं। आर्गन्स डायग्राम क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना। चलो अभी यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 3 + 5i, ठीक है। हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से आप देख सकते हो। पहली बात तो हमें z को दिखाना है। तो देखो अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन्स डायग्राम में दिखाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, a और b के वैल्यूज को फाइंड करते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं जो हमें पॉइंट है ना वो कैसे मिलता है, इस तरीके से मिलता है, यानी कि पहले a आता है, फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों, b आता है, ठीक है। ऐसे करके आता है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले जो पॉइंट्स रहेंगे ना उनके कोऑर्डिनेट्स का पता लगाएंगे कि इसमें मतलब x कौन सा होगा और y कौन सा होगा, यानी कि किसे हमें x एक्सिस पे दिखाना होगा और किसको हमें y एक्सिस पे दिखाना होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो है ना, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये होता है, यानी कि a + bi बराबर। अभी देखिएगा यहाँ से ना हमें किसका किसका वैल्यू मिलेगा, a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो इधर अभी आगे आप देखो कि देयरफॉर a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिल जाएगा यहाँ पर, और जो b है ना, b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो a और b के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, 5 करके लिख सकते हैं। मतलब
एक्स एक्सिस पे हमें दिखाना होगा 3 और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाना होगा बच्चों, 5 दिखाना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने z की बात कर ली। अब हम बात करेंगे z बार की। चलिए समझते हैं। z बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि ये जो z है ना इसका कॉन्जुगेट हमें लेना है। ठीक है, अच्छा कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो देखिएगा आपको बताती हूँ, z बार विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जो ये है ना इमेजिनरी पार्ट, इसके साइन को हम चेंज कर देंगे, यानी क्या आएगा बोलो जल्दी से, माइनस की जगह प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 - 5i। अभी देखिएगा यहाँ से हमें a और b के क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे, तो ये होता है इसके इक्विवेलेंट, राइट। अभी देखो यहाँ से ना हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा, एंड b का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। ठीक, चलो एक बात तो मतलब ये दो चीजें तो हमने निकाल ली। अब बात करेंगे हम लोग तीसरी चीज की, इसमें क्या है, माइनस z का मतलब क्या, देखो -z यानी क्या, हमें क्या करना होगा, ये जो z दिया गया ना इसमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे माइनस लिखेंगे फिर z लिखेंगे, तो z क्या दिया गया है, 3 + 5i। चलो आप मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है, तो -3 करेंगे तो -3 आएगा, -5i करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5i। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, हम सभी जानते हैं a + bi के इक्विवेलेंट होगा। तो देखिएगा यहाँ से हमें a का वैल्यू इसमें क्या मिल जाएगा, -3 मिलेगा, एंड b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो b का वैल्यू मिल जाएगा -5। ठीक है, चलो ये बात भी समझ गए। उसके बाद क्या है, -z का कॉन्जुगेट हमें लेना पड़ेगा। -z बार मतलब क्या, कॉन्जुगेट, बताया था ना आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि -z बार, अभी इसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो -z हमें मिला है ना इसका कॉन्जुगेट हम निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन को चेंज कर देते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर देखिए, ये था इमेजिनरी पार्ट, इसके साइन को बदल दो, तो -3 लिखा मैंने, ये माइनस में है ना, चलो जी इसको प्लस में कर दो, बस बात खत्म। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, आप जानते ही हो, a + bi के। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा -3, एंड b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +5 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा ये, तीसरा पॉइंट ये होगा, और चौथा पॉइंट ये होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, नाम भी हम लिख देते हैं ABC करके। पहला पॉइंट यहाँ पे हो सकता है 3,5, राइट। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर B क्या हो सकता है, ये 3, -5। उसके बाद C क्या हो सकता है, तो ये देखो -3, -5, और D क्या हो सकता है बच्चों, तो -3 + 5। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो चारों पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, वो हम ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर बनाना होगा। चलिए आ जाइए बनाते हैं। स्केल ले लीजिए, स्केल से बनाइए, ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अपनी टेक्स्ट बुक में बनाने, मतलब नोटबुक में बनाने का, टेक्स्ट बुक में कहाँ से बनाओगे। चलो आ जाओ बना लेते हैं, इतने में तो हो ही जाना चाहिए। पाँच लेना पड़ेगा दोनों तरफ से, हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले तो 5 से शुरुआत करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, और ये हो गया बच्चों 0, थोड़ा और नीचे लेना चाहिए, 0। ठीक है, फिर 5 नीचे भी जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, और ये आ गया 5। ठीक है ना, थोड़ा आप स्केल से नाप करके कीजिएगा, ऐसे उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके आप मेजर करना। चलो बताओ, वैसे तो एक x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो इसमें x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। मैंने आप लोग को बताया भी था। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पर 5। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। मैं लिख देती हूँ, देखो ये हमारा है बच्चों रियल एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। चलो अब पॉइंट्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट A था ना 3,5, तो देखो यहाँ पर हमें इमेजिनरी रियल एक्सिस पे 3 लेना है और इमेजिनरी एक्सिस पे 5 लेना है। तो 3 और 5 कहाँ पर आएगा,
ये रहा 3, देखो रियल एक्सिस पे 3, राइट, और फिर इमेजिनरी एक्सिस पे 5, यानी कि कहाँ पर आएगा, तो कुछ ऐसा पॉइंट ये आ जाएगा, रुको मैं ना निशान लगाती हूँ यहाँ पर, राइट, ये आ जा तू यहाँ पर, ठीक, हाँ, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, लिख देते हैं हम 3,5 करके। पॉइंट बी कहाँ पर आएगा, तो 3,-5, यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे मतलब रियल एक्सिस पे 3 लेना है, देखो रियल एक्सिस पे 3 लेना है, और जो इमेजिनरी एक्सिस है वहाँ पे -5 लेना है। अच्छा देखो मैंने माइनस लगाना ही भूल गई, ये देखो इस साइड जब हम आते हैं तो माइनस होता है ना, ये तो मैं भूल ही गई थी, इधर भी देखो नीचे जाते हैं तो सब माइनस में हो जाता है ना, तो -5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इधर कहीं पर आएगा, ठीक है। तो देखो ये 3 और ये -5 बोलेंगे तो यहाँ पर, और ये +3 बोलेंगे तो इधर देखिए यहाँ पर, यानी कि ये जो पॉइंट बी है ना वो कुछ यहाँ पर आएगा, पॉइंट बी 3,-5। पॉइंट सी कहाँ पर आएगा, ये देखो -3 -5, यानी दोनों भी माइनस में, यानी कि रियल एक्सिस पे हमें -3 लेना है और इमेजिनरी एक्सिस पे -5 लेना है। तो रियल एक्सिस ये है ना, इस पे -3 ले लो, -3 यहाँ पर, और इमेजिनरी एक्सिस पे -5 यानी कि यहाँ पर। तो देखो -3 बोलेंगे तो इधर कहीं पर आएगा, राइट, है ना, ऐसे ही करके तो आएगा, और -5 बोलेंगे तो सही किया ना मैंने, चलो यहाँ पर ये आ जाएगा पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, -5। फिर लास्ट वन देखिएगा -3, -5, यानी कि रियल एक्सिस पे हमें -3 देखना है और इमेजिनरी एक्सिस पे हमें +5 देखना है, यानी कि कहाँ पर आएगा, देखो -3 ये रहा, राइट, -3 यहाँ से और +5 बोलेंगे तो यहाँ पर लगभग ये आ जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, +5, ठीक है। तो देखो हमने चारों ही पॉइंट्स को यहाँ पर दिखा दिया है। ये क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पर आप छोटू सा लिख सकते हो, ये z है ना, देखो ये z था, फिर ये क्या है, तो ये है हमारा z बार, राइट, चलो मैं यहाँ पे छोटू सा लिख देती हूँ z बार, और ये क्या है, ये थर्ड वाला क्या था, -z, ये है -z, और ये क्या है, -z बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटू सा लिख देती हूँ -z बार, ठीक। क्या आर्गन डायग्राम बन करके तैयार हो गया। तो रुको बस एक चीज और कर दो, ये 0 को यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, इस तरीके से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए हर तरफ से, इधर से, फिर इन दोनों को भी ज्वाइन करो ऐसे करके, स्केल ले लो और लाइन खींचते जाओ, ठीक है, हाँ इसको भी, ठीक हो गया, यही तो करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ना, कितना अच्छा लग रहा है, चक्र जैसा बन चुका है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें पोलर फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले तो आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। वैसे तो मैंने पहले बताया था पर आप भूल गए होंगे। देखो ये होता है हमारा पोलर फॉर्म, यानी कि आर, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो देखो पोलर फॉर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो आर होना चाहिए, आर क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, और थीटा क्या होता है बच्चों, तो एम्पलीट्यूड होता है, बताया था ना आप लोगों को। तो हमें क्या करना होगा, देखो हमें आर यानी कि मॉड्यूलस निकालना होगा और फिर जाके थीटा निकालना होगा, और उसके बाद ही हम पोलर फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो देखो बच्चों ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि r लिखने का, उसके बाद देखो r इंटू ई, फिर इसके पावर में क्या आता है आई थीटा, आई इंटू थीटा। देखो यहाँ पे r लिखने का r e और फिर यहाँ पे i इंटू थीटा, राइट। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए इसमें भी r आया है और थीटा आया है, यानी कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो हमारे पास r होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, यानी कि मॉड्यूलस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, मॉड्यूलस फाइंड करना और एम्पलीट्यूड यानी कि थीटा का वैल्यू निकालना, ठीक। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया था, थीटा और मॉड्यूलस निकालना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर से आपको बता देती हूँ। देखो अगर हमें थीटा, देखो आर निकालना तो सिंपल है, उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हो, आर विच इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर मैं ये थीटा की बात करूँ तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी इसके बारे में। इसका फॉर्मूला तो ये होता है
टेन इनवर्स और यहाँ पे लिखने का बी अपॉन ए, राइट। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट है, राइट, तो अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फिर उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अगर वो सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हम क्या करते थे, हम ना इसमें पाई को प्लस कर देते थे, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो फिर क्या करने का, यहाँ पे 2 पाई को प्लस करने का। याद रखना, भूलना मत, मैंने बोला था, ठीक है। समझ में आया तो फॉर्मूला आप लोग को याद आ गया होगा। और मैंने आपको कुछ और भी बताया था, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए यहाँ पर इसमें से कुछ आया, जैसे कि मान लीजिए ये आ गया 1/√3। यहाँ पर क्या है बच्चों, 1/√3, ठीक है। तो जो 10 है वो 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या बोलते हैं, तो पाई/6 बोलते हैं। तो इस पूरे की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं, बराबर। अगर इसमें से कुछ आया तब तो हम इसको रेडियन में लिख करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं आया फिर ये जैसा रहेगा वैसा ही छोड़ देने का, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, बस मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ये चीज आप याद कर लो, याद करवा देती हूँ। देखो 0 डिग्री पे 10 जो है वो 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है, 60 पे देखो √3 होता है, 90 पे अगर चाहोगे ना तो इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। और फिर 180 पे देखो 180 और 360 पे 0 होता है, बाकी 90 पे और 270 पे क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड होता है। और बाकी ये तो सिंपल है, 45 पे 1 और 30 पे 1/√3 और 60 पे इसको ऐसा ऊपर नीचे कर देने का √3 और 0 पे तो 0 ही होता है। और इसको रेडियन में क्या बोलते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6 बोलते हैं, 45 को पाई/4 बोलते हैं, 60 को पाई/3 और 90 को पाई/2, 180 को पाई, 260 को 3π/2 और 360 को 2 पाई, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लेट z विच इज इक्वल टू -1 + √3i। अब हम सभी जानते हैं कि ये a + bi के इक्विवेलेंट होता है ना। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, a का वैल्यू -1 मिलेगा एंड b का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके मदद से हम लोग r निकाल सकते हैं, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला r मतलब क्या, मॉड्यूलस √a² + b का स्क्वायर। तो बताओ a का वैल्यू कितना है, 1 है, -1 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट के अंदर देखो ध्यान से, -1 का स्क्वायर फिर प्लस b, यहाँ पे क्या है √3, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर। अभी क्या देखो, -1 का स्क्वायर करने पे +1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3 आएगा। अब 3 1 कितना होता है जी, 4 होता है। अब √4 यानी कि 2, मतलब r का वैल्यू हमें क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया, ठीक है। तो r तो हमने निकाल लिया। अब बारी है थीटा की। चलो आ जाओ यहाँ पे, थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, tan इनवर्स b/a, राइट। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन से इसमें आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिएगा -1 और √3, तो -1 √3 ये कहाँ पर आएगा, 1 - 1 प्लस। तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस प्लस, यानी कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो पहले आप ये लिखिएगा, क्या लिखोगे सुनो बताती हूँ। हियर -1, √3 lies in the second quadrant. So therefore theta which is equal to क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, tan इनवर्स b/a। बाकी अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पाई को इसमें प्लस करना पड़ेगा, राइट। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा tan इनवर्स, फिर b का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, √3 है, और जो a है ना, a का वैल्यू क्या है, -1, ऐसे ही है जी हाँ। फिर यहाँ पर पाई, अभी देखिएगा ये जो माइनस है ना, माइनस बाहर निकल आएगा, बराबर, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सिंस वी नो दैट, देखो हमें पता है कि ऐसा कुछ है ना, tan - थीटा करके, तो ये जो माइनस है ना वो बाहर निकल सकता है, देखो माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे हो सकता है tan थीटा, इस प्रकार से, समझे। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। देखो ये जो माइनस है ना वो बाहर निकल आएगा, माइनस तुम आ जाओ बाहर, ये लो जी बाहर आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बच्चों, √3, है ना। क्यों √3, ये 1 जो है ये नीचे है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस पाई, ठीक है। अभी देखिएगा
√3। तो मुझे एक बात बताओ, 10 जो है वो 10 का वैल्यू कब √3 होता है? 60 डिग्री पे होता है। देखो यहाँ पे 60 डिग्री पे। अब 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं? बताया था ना, π/3। तो देखो इस पूरे के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? π/3 लिख देंगे। ये लीजिए मैंने π/3 लिख दिया, माइनस पहले से है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ना थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? चलो ना इसको सॉल्व करो। ये पाई को ऐसे रहने दो, 3 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे, यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, फिर उसके बाद नीचे 3 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई, है ना। 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर नीचे ये, यानी कि थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों? तो 2π/3, राइट। समझे कि नहीं? तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि थीटा विच इज इक्वल टू 2π/3, बराबर। तो मेन काम तो हमारा यही था। अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना, बस पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना, इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, आपका काम खत्म। आ जाओ देखते हैं, यहीं पे कर दूं? चलो आ जाओ, इधर लिखते हैं, है ना। लेकिन मुझे ना ये सब मिटाना पड़ेगा। चलो जी अब मिटा ही देते हैं, रुको एक मिनट, मैंने यहाँ पे लाइन खींच करके करती हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ, पहले पोलर फॉर्म पूछा गया था ना, तो पोलर फॉर्म करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा r, फिर cos थीटा प्लस i sin थीटा। वैल्यूज इसके अंदर रखते हैं। r कितना है? 2 है, और cos थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर मिला है हम लोगों को 2π/3, फिर प्लस उसके बाद i, और फिर क्या? साइन थीटा का वैल्यू 2π/3। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया पोलर फॉर्म। अब बारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो लिखिए यहाँ पर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या होता है? r इंटू e⁻⁰ वैल्यूज रख देते हैं। तो r का वैल्यू क्या है? 2, फिर इंटू e, i का वैल्यू, i का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, थीटा कितना है? 2π/3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, है ना। मैंने तो बहुत पास लिख दिया, रुको ना, एक काम करती हूँ, मिटा के थोड़ा इसको ठीक से लिखती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखा मैंने 2, ये 2 है, इंटू ई, फिर ये जो है ना, देखो आई को हम उधर भी करके लिख सकते हैं, तो 2π/3, और फिर यहाँ पर आई। ठीक, तो ये हो गया बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखा आपने कितना आसान था। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, वैसे ही इसमें जो बाकी के सब क्वेश्चंस दिए गए सबको ऐसे ही सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, पहले ये देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, है। सेकेंड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है? -i, यानी कि यहाँ पर बस इमेजिनरी पार्ट दिया गया है और रियल पार्ट नहीं है। तो देखो जो पार्ट गायब रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो कुछ ऐसा होगा, लेट z विच इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो उसको ना 0 मान लेने का। उसके बाद जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो तो हम यहाँ पर लिख ही देंगे। ठीक है, तो देखो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? आप सभी जानते हो कि इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है? a + bi, बराबर। तो यहाँ से देखो हमें ना a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? 0 मिल जाएगा। एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा? तो b का वैल्यू ना -1 मिलेगा। -1 कैसे मिला? यहाँ पर क्या था? -i, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 × i करके लिख सकते हैं। तो बताइए i के बगल में क्या है? -1, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो r है ना, यानी कि मॉड्यूलस, वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, स्क्वायर रूट, फिर क्या आता है? a² + b²। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो a का वैल्यू 0 स्क्वायर, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर, ये -1 है, काफ़ी छोटा छोटा मैं लिख रही हूँ, है ना। चलो -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिएगा 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 0, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर क्या आएगा? 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होता है, यानी कि r का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि हियर, यहाँ पर देखो हमारा जो पॉइंट है ना वो कुछ ऐसा होगा, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -1। ठीक है, तो देखिएगा
ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या फिर किस एक्सिस पे आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ए है ना आपका, वो क्या है, मतलब रियल पार्ट क्या है बच्चों, 0, यानी कि जो हमारा एक्स वाला एक्सिस है ना, इसके ऊपर हमें 0 लेना पड़ेगा, और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, -1 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है ना वो कहाँ पर आएगा, तो ये आ रहा है देखो वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में, है ना, निगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हियर, ये वाला जो पॉइंट है लाइज ऑन निगेटिव, ऑन, देखो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, हम सभी जानते हैं, है ना, ऑन निगेटिव इमेजिन, देखो ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है रियल एक्सिस, तो निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, राइट। इमेजिनरी मतलब क्या, कौन से एक्सिस की मैं बात कर रही हूँ, वाई की, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो तो मैंने क्वाड्रेंट वाला बताया ही था, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो इस साइड आ रहा है, एक्स एक्सिस के इस साइड, तो फिर वहां पर क्या लिखने का, 0 लिखने का, ठीक है। मतलब उसका डायरेक्ट वैल्यू यानी कि थीटा जो रहता है ना, थीटा का डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखने का, 0। लेकिन अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है तो फिर थीटा का वैल्यू क्या लिखने का बच्चों, π/2 लिखने का। और अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या लिखने का, पाई। और अगर निगेटिव, जैसे ये एक्स एक्सिस था ना, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आया तो ये पाई लिखने का। अच्छा ये सब मैं कैसे कर रही हूँ, देखो मैंने आपको बताया था पहले, चलो पूरा आराम से अच्छे से ही बता देती हूँ वरना आप कंफ्यूजन में रहोगे। देखो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये 0 होता है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये होता है 270, पूरा घूम गए तो 360, ठीक है। तो देखो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, π/2, 180 को हम रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं, 270 को हम ऐसे 3π/2 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इधर आया ना तो इसका वैल्यू क्या लिखने का, थीटा का π/2। अगर ये इस साइड आया, ठीक है, तो फिर थीटा का वैल्यू डायरेक्टली पाई लिखने का। अगर ये यहाँ पर आया वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में, तो फिर थीटा का वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखने का बच्चों, 3π/2। तो ये कहाँ पर आ रहा है, देखो निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में आ रहा है ना। यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चों, 3π/2 लिखोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू तो हमें मिल चुका है। अब उसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो बड़े आराम से बता सकते हैं, है ना। देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन, अभी ये तो सिंपल है, फिर इसके आगे एक और क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत ही सिंपल है, वो भी इसी के जैसा है। चलो आपको बताऊंगी, पहले ये तो कर ले एक बार। नाउ क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म। चलो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, देख लो उधर लिखा हुआ है r, फिर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, r कितना 1, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया cos थीटा प्लस i, अच्छा थीटा का वैल्यू कौन रखेगा, मैं तो भूल ही जा रही हूँ, रुको रखती हूँ, 3π/2 प्लस i sin 3π/2। ये तो हो गया हमारा पोलर फॉर्म, ठीक है। ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आएगा, ओके। तो आप समझ सकते हो। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे लिखने का r इंटू ई रेज टू आई इंटू थीटा। r का वैल्यू यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया बच्चों e, फिर थीटा का वैल्यू क्या है आप देख सकते हो 3π/2, राइट। देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आएगा, यानी कि e, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देना 3π/2 और जो आई है ना उसको मैंने यहाँ पे साइड में करके लिख दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हमने फटाक से सॉल्व कर लिया, है ना। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व कर ले क्या। आप इसको देखो जरा, इसी में आपको ना अगला वाला सवाल भी बताती हूँ क्योंकि वो भी बहुत ही छोटा सा है, एकदम ईजी, ठीक है। पहले आप इसको देखो फटाफट से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको थर्ड वन बता देती हूँ। यहाँ पर दिया गया है ना -1 करके, क्या दिया है -1, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ से क्या गायब है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में रियल पार्ट गायब था, यहाँ पर रियल पार्ट तो दिया है लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो गायब है। अभी हम क्या करेंगे, जो गायब रहता है उसको 0 मानने का, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो कुछ ऐसा होगा, देखो बताती हूँ कैसा। जैसे z विच इज इक्वल टू, रियल पार्ट तो है तो लिख दो, लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको मैंने यहाँ पे 0 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 0i, है ना, 0 माना है ना मैंने, तो 0i हो जाएगा। अभी यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, -1 मिल जाएगा, और जो b है ना उसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा मॉड्यूलस का, वैल्यूज बस आपको इधर उधर करना है। तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो बोलो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 और फिर इधर 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, और 1 को रूट के बाहर निकाला तो 1, यानी कि r का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट क्या बनेगा, देखो a का वैल्यू है -1 और b का वैल्यू है बच्चों 0, तो देखो -1 और 0 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब कहाँ पर आएगा, -1 और 0, समझिए ये रहा बराबर। तो -1 मतलब हमें रियल एक्सिस पे -1 लेना है, यानी कि इस साइड आएगा बराबर, और y एक्सिस पे हमें क्या लेना है बच्चों, 0, तो 0 देखो ये 0 और ये 1, यानी कि हमारा जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर आएगा, तो वो किधर आ रहा है, वो निगेटिव x एक्सिस के साइड आ रहा है। देखो इधर सारे निगेटिव नंबर्स आते हैं, इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये है बच्चों निगेटिव x एक्सिस, ये है पॉजिटिव y एक्सिस, ये है निगेटिव y एक्सिस, तो ये कहाँ पर आ रहा है, निगेटिव x एक्सिस पे आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा पॉइंट निगेटिव y एक्सिस निगेटिव x एक्सिस पे आता है तो फिर वहां पर जो एम्पलीट्यूड है ना वो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है 180 को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दिस पॉइंट लाइज ऑन निगेटिव रियल एक्सिस, है ना, ये रियल एक्सिस होता है, आप जानते हो एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस ही बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि निगेटिव रियल यानी कि एक्स एक्सिस, सो देयरफॉर थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने पाई लिख दिया। अब उसके बाद पोलार फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको रफ करो, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, और देखो आर का वैल्यू 1, फिर कॉस थीटा का वैल्यू हमें पाई मिला है, पाई लिख दो, और फिर यहाँ पर प्लस का जो साइन है वो थोड़ा इधर कर देना, उसके बाद आई और फिर साइन पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्मूला तो वही रहेगा, r इंटू ई रेज टू आई इंटू थीटा। अब r का वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, 1 ले लेंगे, फिर उसके बाद इंटू ई, और यहाँ पे आई थीटा का वैल्यू तो पाई, है ना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, 1 इंटू ई करेंगे तो ई, फिर उसके बाद इसका पावर पाई और यहाँ पर आई। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपल था। अरे इसको तो मैं मिटा ही नहीं रही हूँ, रुको मैं इसको ना मिटा दूँ। चलो यहाँ पे ना दूसरा सवाल कर लेते हैं, अगला वाला, ये तीसरा था ना, अभी फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर नहीं बताऊंगी, इधर ही बताऊंगी, पहले आप इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि देखो ये फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, फिर नहीं होगा, तो फिर से मुझे ये मिटाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा आप इसको देख लो, फिर यहीं पे मिटा करके आपको अगला क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए बच्चों अगला सवाल क्या दिया है, 1/1 प्लस आई। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट z विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया रहता है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करने का, राइट। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल है, जो डिनोमिनेटर है ना उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने का। तो पहले इसको लिखो, फिर इसका कॉन्जुगेट ले लो, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे बच्चों 1 माइनस आई। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस आई, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस आई, फिर इधर क्या मिलेगा हम लोगों को, तो 1 प्लस आई, फिर उसके बाद 1 माइनस आई। ठीक है, अब इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, मानो ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो अभी इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर तो वही रहेगा 1 माइनस आई। चलो आ जाओ आगे देखते हैं, 1 माइनस आई और नीचे क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या होता है बच्चों 1 ही होता है, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, यहाँ पे लिख देना कि सिंस वी नो दैट आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, फिर 1 माइनस आई और 1 माइनस माइनस मिल करके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1 माइनस आई और नीचे देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, अभी देखिएगा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला है, यहाँ पे लिखेंगे z विच इज इक्वल टू, देखो ये जो 2 है ना ये हम दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों i/2 करके लिख सकते हैं। समझा, हमने क्या किया, इन दोनों के अपॉन में 2 को लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अच्छा देखो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है,
ऐसे लिखा तो भी ठीक है, बट इसको ना हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू आई, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2, उसके बगल में आई लिख दिया, ठीक है, समझा ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से i/2 करके आ जाएगा, राइट। अब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो a प्लस बी आई के। अभी यहाँ से ना हमें a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर a विच इज इक्वल टू 1/2 एंड b विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस की माइनस। तो यहाँ पर देखो माइनस था ना, तो माइनस में हमें लिखना चाहिए था माइनस, अच्छा इधर तो प्लस ही है। तो b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, -1/2, समझा, माइनस क्यों लिखा मैंने, राइट। तो हमारे पास a है, b है। अब उसके बाद हम लोग ये निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो आ जाइए, मॉड्यूलस हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं a² + b²। वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो a का वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस b का वैल्यू -1/2, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस माइनस, देखो -1/2 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, हम सभी जानते हैं। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो उसको एक बार ही लिखने का। जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होता है ना, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो एक बार ही लिखने का, ऊपर वाले नंबर्स को आपस में जोड़ देने का। तो एक और एक मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं। आ जाओ यहाँ पे मैं आपको कैंसिल करके बताती हूँ। यहाँ पर है 2/4, तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, यानी कि रूट के अंदर हमें क्या मिला 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, यानी कि यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, वो कुछ पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में हमें नहीं लेना है, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/√2, बस इस तरीके से। तो ये हमें क्या मिला, ये तो हमें r का वैल्यू मिला, यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर r विच इज इक्वल टू 1/√2, ठीक। r मिल गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा हमें कैसे मिलेगा, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो हियर, देखो हमारा जो पॉइंट है ना, वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो रियल जो है वो 1/2 है ना, रियल नंबर। तो देखो यहाँ पे 1/2, फिर उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों, -1/2, है ना, ऐसे ही तो करके है। देखो तो ये पॉइंट है। अब ये कहाँ पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, तो देखो प्लस माइनस किस में आता है, ध्यान से सोचिए। पहला तो प्लस प्लस होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, तो माइनस और माइनस, सबके सब माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस और माइनस, राइट, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस माइनस। याद आ रहा है कि नहीं कुछ। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, दिस इज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फिर जो थीटा है ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये तो सेम रहेगा, tan इनवर्स b/a, ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें हमें 2π को जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। चलो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों tan इनवर्स, और b का वैल्यू बताओ कितना था, ये देखो यहाँ पर -1/2, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, फिर इसके अपॉन में a का वैल्यू क्या था 1/2, राइट, ये लीजिए मैंने लिख दिया। अभी क्या होगा, तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ है a/a, तो a/a से हमने इसको कैंसिल कर दिया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर बचता क्या है, ये 2π भी लिखना है, इसको मत भूलना। देखो यहाँ पर ये बचेगा tan इनवर्स, और इधर कितना आएगा 1 आएगा, और माइनस था तो माइनस तो कहीं नहीं गया, यहाँ पे माइनस, tan इनवर्स -1 + 2π, ठीक है। अभी देखो हम जानते हैं, जैसे अगर एंगल के साथ माइनस है तो वो बाहर निकल सकता है, यानी यहाँ पर क्या आएगा -tan इनवर्स 1, राइट, उसके बाद 2π, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पे देखिएगा क्या है, tan इनवर्स 1, तो मुझे बताओ tan जो है वो 1 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है, राइट। और 45 डिग्री, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 डिग्री पे tan जो है वो क्या होता है 1 होता है। और 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे दिखा सकते हैं, π/4 करके दिखा सकते हैं, देखो, है ना, सामने से। तो चलो अब इस पूरे के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, π/4 करके लिख देंगे, तो माइनस तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर इसके प्लेस पे हम लोग π/4 लिख देंगे, फिर जाके 2π। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो आ जाओ, -π ऐसे रहेगा, 4 × 2 करने पे 4 2 8π,
नीचे है 4, 8 पाई माइनस पाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7 पाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, थीटा का वैल्यू मिला, राइट। तो थीटा भी मिल चुका है, आर भी मिल चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और जो पोलर फॉर्म है ना वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों पोलर फॉर्म। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर फिर कॉस थीटा, उसके बाद माइनस, फिर क्या आता है आई साइन थीटा, राइट। चलो यहाँ पे वैल्यू सारे पुट करते जाओ। तो आर का, रुको मैं ना इसको मिटाती हूँ पहले, मुझे ना पूरा मिटाना ही पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं, ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम देखेंगे इसका। आर का वैल्यू यहाँ से ले लो 1/√2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, 1/√2, ठीक है। फिर कॉस थीटा क्या है 7 पाई/4 प्लस आई साइन 7 पाई/4, ठीक है। ये हमें क्या मिला, ये तो पोलर फॉर्म है। अभी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, ये पोलर फॉर्म और एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर्मूला मैंने आप लोग को क्या बताया था, r इंटू ई रेज टू आई इंटू थीटा। तो देखो r का वैल्यू क्या है 1/√2, उसके बाद से e, फिर थीटा का 7 पाई/4 और इसके बगल में i को लिख दो, बस बात खत्म, ठीक। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये है पोलर फॉर्म, और यहाँ पर 4th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका 5th सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिससे हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट z विच इज इक्वल टू 1 + 2i/1 - 3i, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे होगा आप जानते ही हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों 1 + 2i, फिर नीचे 1 - 3i। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 + 3i हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 + 3i/1 + 3i, ठीक है। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 + 2i लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + 3i, फिर उसके बाद नीचे भी वही पहले ब्रैकेट में 1 - 3i और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 3i, ठीक है। अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करते सीधा सीधा। तो देखो हम क्या करेंगे जानते हो, ये जो 1 है ना 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर 2i का मल्टीप्लाई भी दोनों में करेंगे। तो देखते जाओ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 3i में किया तो यहाँ पे 3i आ जाएगा, 2i का मल्टीप्लाई 1 में किया तो यहाँ पे 2i आ जाएगा, 2i का मल्टीप्लाई 3i में करेंगे तो 2 3 = 6 और i इंटू आई यानी कि i²। फिर नीचे देखिएगा तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a² - b² का। तो बताइए ये a है ये b है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3i का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, z विच इज इक्वल टू 1, 3i + 2i दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा बच्चों 5i हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, राइट। फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ये नीचे मैंने लिख दिया, और i² क्या होता है i² ही होता है ना। अभी देखो हम एक काम करते हैं, i² के वैल्यू मतलब i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है ना, तो इसके प्लेस पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ -1, ठीक है। इसका रीजन यहाँ पे लिख करके बता दो कि सिंस वी नो दैट i² विच इज इक्वल टू -1, ठीक। चलो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 1 + 5i मल्टीप्लाई करो 6 × -1 तो -6, यहाँ पे क्या आएगा 1, 9 × -1 करोगे तो देखो -9 हो जाएगा, और -9 और यहाँ पहले से 9 है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा +9, समझे ना कैसे। फिर यहाँ पे आगे देखो 1 - 6 करने पे हमें क्या मिलेगा, तो -5 मिलेगा, ये लीजिए मैंने इधर -5 लिख दिया, उसके बाद से यहाँ पे लिख दिया +5i, और नीचे क्या आएगा 1 + 9 करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे गले में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छे से बोलूँ, है ना, अच्छे से ही बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा मेरा इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी पहले से ही बोल देती हूँ, वरना आप सोचेंगे जानबूझ के बोल रही हूँ, ना जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ। कई दिन से मुँह दुख रहा था, इसके लिए वीडियोज़ भी नहीं बना रही थी,
और फिर अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने सोचा कि चलो अभी बनाते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, हाँ। -5 प्लस 5i अपॉन में 10 है, ठीक है। अभी इधर ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ये जो 10 है ना, ये हम दोनों के अपॉन में करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों -5 अपॉन 10, ठीक है। फिर उसके बाद 5i अपॉन में लिख दिया मैंने 10, बराबर। चलो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5 1 से 5, 5 2 से 10, यहाँ पर भी 5 1 से 5, 5 2 से 10, यानी कि यहाँ पर क्या आया -1/2, और इधर मुझे क्या मिला देखिएगा 1/2 और i, ठीक है। तो देखो ये है रियल पार्ट, ये है कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये जो है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं आप सभी जानते हो, a प्लस बी आई के। तो देखो यहाँ से ना हमें बच्चों a का वैल्यू क्या मिलेगा -1/2 एंड b का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा प्लस 1/2, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे r जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हम सभी जानते हैं a² प्लस b² रूट के अंदर। तो a का वैल्यू देखो क्या है -1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर b का वैल्यू क्या है +1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो -1/2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर +1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार ही लिखने का, फिर 1 + 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है बच्चों, तो 1, यानी कि 1 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। और ये जो 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको आप ऐसे ही रहने देना, क्योंकि जो 2 है ना, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कुछ पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं लेना है, बस यही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें आर का वैल्यू मिला। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा थीटा, यानी कि एम्पलीट्यूड, ओके। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर हमारे पास पॉइंट कौन सा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। तो a का वैल्यू है बच्चों -1/2 एंड ये है +1/2। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, तो माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फिर थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो ये हो जाएगा, देयरफॉर थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a, और इसमें हमें पाई को प्लस करना होगा, ठीक है। चलो वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों tan इनवर्स और b/a मतलब क्या, b का वैल्यू बताओ 1/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 1/2 और a का वैल्यू क्या है -1/2, ये लीजिए मैंने -1/2 लिख दिया। उसके बाद से प्लस थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, देखो कुछ यूँ tan इनवर्स और फिर इधर आ जाएगा -1 + 5, -1 आएगा ना, क्योंकि माइनस थोड़े ना गायब हुआ है। फिर उसके बाद ये जो माइनस है वो तो बाहर निकल करके आ जाएगा, है ना। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाला, अरे बताया था ना आप लोगों को। चलो यहाँ पे आ जाओ, लिख देते हैं कि 10 फिर माइनस पे थीटा है ना, तो माइनस जो है वो बाहर निकल करके इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जो 10 है ना वो कब 1 होता है, तो 45 डिग्री पे 1 होता है, बराबर। तो देखो इधर देखो, अभी ये 45 डिग्री पे 1 होता है ना, तो 45 डिग्री को रेडियन में हम क्या बोलते हैं, तो π/4 बोलते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, π/4 लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस पाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 4 × पाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4π, फिर नीचे है 4, फिर 4π - पाई करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 3π और नीचे 4, 3π/4, ये हमें मिल गया थीटा। अब उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे नाउ पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था r, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है बच्चों cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पे वैल्यू सारे पुट करेंगे तो r कितना था 1/√2, फिर cos थीटा हमें क्या मिला है 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर फॉर्म है। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वैल्यूज रखते हैं। तो r है 1/√2, e i थीटा क्या है, तो 3π/4। आ जाओ इसको हम ठीक से इधर लिख देते हैं।
रेज टू 3π/4 और इसके बगल में i। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। फिफ्थ सब क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो। चलो सिक्स्थ सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 7i/2 - i द होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर है 1 + 7i, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a - b द होल स्क्वायर का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है, हम सभी जानते हैं कि a - b द होल स्क्वायर ये होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। तो अब इधर ध्यान से देखो, ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, a का स्क्वायर। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। फिर -2ab, तो 2, a मतलब क्या 2, देखो a यानी क्या 2 और b यानी क्या i, यानी कि 2 × 2 = 4 और i मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, i आ जाएगा। फिर क्या आता है b का स्क्वायर, b² मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो i का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पर है 1 + 7i, रहने दीजिए। इधर है 4 - 4i, ये भी रहने दीजिए। i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना, -1 ही होता है। तो देखो प्लस माइनस मिल करके इधर माइनस हो जाएगा, तो -1। फिर आगे देखो 1 + 7i, फिर नीचे क्या आएगा, देखो 4 - 1 करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 3, 4 में से 1 गया तो 3, और फिर उसके बाद -4i। ठीक है, तो देखो ये पहले जैसा हो गया, जैसे हमको पिछला क्वेश्चन दिया गया था ये वैसा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आ जाइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 7i, अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 4i, नीचे भी 3 + 4i। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखिए ये कुछ ऐसे होगा, ये मैंने लिखा। फिर 3 + 4i, फिर इन दोनों को भी हम लिख देंगे। ठीक, समझा ना। अब उसके बाद क्या होगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर 7i का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में करेंगे। तो 1 × 3 किया तो 3, 1 × 4i किया तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4i, 7i × 3 किया तो 7 3 से क्या होता है 21, यहाँ पे 21i आएगा, है ना। फिर 7i × 4i, 7 4 से क्या होता है 28, i × i, i²। और नीचे क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a² - b² का। तो बोलो ये a है ये b है, तो a - b और a + b यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा -b का स्क्वायर यानी कि 4i का स्क्वायर। ठीक है, समझा। अभी क्या बता रही हूँ, रुकिए, देखिए यहाँ पर है 3, रहने दीजिए। फिर उसके बाद 4i + 21i, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो 21 4 कितना होता है बच्चों 25, यहाँ पे हो जाएगा 25i, फिर 28, और i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, सिंपल। फिर नीचे देखो 3 का स्क्वायर किया तो 9, फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पे आ जाएगा i² का वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ पर मैंने लिख दिया -1 डायरेक्टली। ठीक है, चलो अब आगे देख लो। यहाँ पर क्या होगा 3 + 25i, फिर 28 × -1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -28। फिर नीचे देखिएगा 9 और 16 × -1 करेंगे तो -16, और माइनस माइनस मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा +16। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद देखो 3 - 28 करो, मतलब 28 में से हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा। और देखो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, यानी कि हमें यहाँ पर मिलेगा -25। समझ में आया कैसे। फिर क्या है बच्चों +25 लिख दीजिए। उसके बाद नीचे देखो 9 और 16 कितना होता है 25, के लीजिए मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके भी अपॉन में 25 ले सकते हैं, इसके भी अपॉन में 25 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ऐसे -25 / 25, फिर प्लस, देखो बीच में प्लस का साइन है, फिर 25 अपॉन में 25। अभी क्या 25 से 25 कैंसिल, यहाँ पर भी यही होगा। तो फिर हमें z क्या मिलेगा, z विच इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा -1 प्लस यहाँ पर देखो क्या बचेगा ओनली i, है ना, 1 × i यानी कि ओनली i। फिर ये किसके इक्विवेलेंट होगा, a + bi के। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा -1, b का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों +1 मिलेगा। ठीक है, आ जाओ मैं इधर ही लिख देती हूँ, a विच इज इक्वल टू -1 एंड b विच इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो a और b के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मॉड्यूलस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर r विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप सभी जानते हो, a² + b²। वैल्यूज पुट करते हैं, तो a का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू +1,
तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 2। मतलब r जो है ना इसका वैल्यू हमें क्या मिला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब उसके बाद हमें यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि हियर -1 एंड +1 लाइज इन द, देखो एक माइनस ये प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सोचो जल्दी से, तो माइनस प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर थीटा जो है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स b/a, फिर इसमें हमें पाई को जोड़ना पड़ेगा, है ना। वैल्यूज पुट करते हैं, तो tan इनवर्स b का वैल्यू क्या है +1, a का वैल्यू -1 प्लस थीटा। फिर यहाँ पर देखो होगा क्या, 1 से 1 कैंसिल, और ये जो माइनस है ना उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि माइनस आ चुका है बाहर, फिर यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1 प्लस थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो 10 है वो 1 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है, और 45 को हम लोग रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, π/4 करके लिख सकते हैं ना। यानी इस पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, π/4 लिख देंगे प्लस पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो -π तो वैसे ही रहेगा, 4 × पाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो 4 × पाई करेंगे तो यहाँ पे 4π आ जाएगा, फिर नीचे क्या आएगा बच्चों 4, तो -π + 4π, आंसर कितना आएगा यहाँ पर 3π/4। समझ में आया, 4π में से हमने 1π को माइनस कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पे 3π/4 मिल गया। ठीक है, ये 4 है। तो ये हमें क्या मिला, थीटा का वैल्यू मिला, क्या मिला है 3π/4। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, आर भी है और थीटा भी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे पोलर फॉर्म और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना वो आसानी से बता सकते हैं। आप चाहो तो इसके आगे का खुद से भी कर सकते हो, आ जाओ करते हैं। नाउ पोलर फॉर्म, फॉर्मूला याद है ना, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, आर फिर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा। वैल्यूज रखो, आर क्या था √2 cos थीटा का वैल्यू 3π/4, थीटा का वैल्यू 3π/4। बस ये हो गया पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या था, r(e⁻⁻i × थीटा। वैल्यूज रखते हैं, r क्या था √2, फिर e, उसके बाद i, और थीटा क्या है 3π/4। चलो अब इसको अच्छे तरीके से करके लिख देते हैं, तो √2, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा इसका पावर 3π/4 पहले लिखना, उसके बाद यहाँ पे i लिख देना, और ये हो गया बच्चों आप लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये होता है कंप्लीट। इसके अंदर टोटल 6 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा आप लोगों ने कितना आसान था, बस आपको क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है फिर आप ये कर सकते हो, और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन करने वाले थे, कर लिया हमने। अभी जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ ही चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।